स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स। कंट्रोल चार्ट ऑफ वेरिएबल्स का मतलब मैंने बताया था कि जहां पर भी जिस फीचर के ऊपर हम क्वालिटी एश्योरेंस चाहते हैं वो मेजरेबल है, क्वांटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें एक स्क्रू था, यानी कोई नट बोल्ट बनाने या स्क्रू बनाने वाली फैक्ट्री है, तो उसके अंदर स्क्रू बन रहे हैं, तो उनका डायमीटर कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, उनका बेसिकली वेट कितना है और उनकी वेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, तो ये सारी चीज़ें मेजरेबल है। तो जब इन फीचर्स के ऊपर हम अपना क्वालिटी एश्योरेंस चाहते हैं तो हम एक्स चार्ट या आर चार्ट बनाते हैं, पर कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम बनाते हैं कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई बल्ब बनाने की फैक्ट्री है, उसमें बल्ब का प्रोडक्शन हो रहा है बल्ब्स का, तो उसमें हम जब चेक करने जाएंगे तो दो ही कंडीशन होगी, या तो बल्ब जल रहा होगा या नहीं जल रहा होगा, यानी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, यस और नो। ब्लेड बनाने की फैक्ट्री है, उस ब्लेड बनाने की फैक्ट्री के अंदर भी अगर ब्लेड का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे भी हमारे पास कंडीशन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की होगी। या तो हम फीचर है कि या तो हम एक्सेप्ट करेंगे ब्लेड की क्वालिटी सही है या फिर रिजेक्ट करेंगे। तो इस तरह के जो फीचर्स हैं, जैसे हमने किसी वॉल पे पेंट करवाया है, तो अगर पेंट की क्वालिटी ठीक है तो हम कहेंगे एक्सेप्टेड, अगर नहीं होगा तो कहेंगे नो। तो उस केस में हमारे पास कोई मेजरेबल नहीं है कि हाँ कि इतना एक्सेप्ट होगा, इतनी दीवार एक्सेप्ट है या नहीं है, वो तो दो ही हैं। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं जहाँ पर भी हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन है, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, तो उस तरह के फीचर्स के ऊपर जब हम क्वालिटी एश्योरेंस चाहते हैं तो हम कंट्रोल चार्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स बनाते हैं। तो कंट्रोल चार्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स के अंदर जो बेसिकली तीन मेन चार्ट हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज फर्स्ट वन इज पी चार्ट, सेकंड इज एनपी चार्ट एंड देन सी चार्ट। तो व्हाट इज पी चार्ट? पी चार्ट इज बेसिकली फ्रिक्शन डिफेक्टिव चार्ट। सो दिस इज पी चार्ट। पी चार्ट को हम बेसिकली ये भी बोलते हैं कंट्रोल चार्ट फॉर फ्रिक्शन डिफेक्टिव। फ्रैक्शन डिफेक्टिव से मतलब यहाँ पे है कि जो सैंपल का साइज है, पी चार्ट में सैंपल साइज हमेशा फिक्स हो ये जरूरी नहीं है। तो सपोज करो कोई प्रोडक्शन चल रहा है, तो पहली बार हमने सपोज करो 10 का सैंपल कलेक्ट किया, तो अगली बार जरूरी नहीं हम 10 का सैंपल लें, हमने हो सकता है 12 का सैंपल ले लिया हो, नेक्स्ट टाइम जाके हम हो सकता है हमने 8 का सैंपल लिया हो, या हो सकता है नेक्स्ट टाइम हमने जाके 50 का सैंपल लिया। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा सैंपल साइज वेरी करता है। तो सैंपल साइज वेरी करने के केस में हम लोग हम कंट्रोल चार्ट्स के अंदर हमें पता है कि तीन लिमिट्स हमारी होती हैं, दैट इज सेंट्रल लाइन, जिसे हम कंट्रोल लिमिट भी बोलते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। तो हमें वो मेजर करनी है बेसिकली। तो अगर हमारा साइज वेरी कर रहा है तो हम फ्रैक्शन डिफेक्टिव चार्ट यानी पी चार्ट के अंदर ये फाइंड करते हैं कि पर यूनिट आइटम के अंदर कितने डिफेक्टिव्स हैं, और वो हमारा बेसिकली पी बार से रिप्रेजेंट होता है। तो जैसे लेट सपोज we have sample of size n is 10 to 20 वेरी कर रहा है, 10 से लेकर 20 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है सैंपल साइज का, ठीक है। और हमने कुछ आर्बिट्री सैंपल्स कलेक्ट किए हैं रैंडम टाइम पे, जिनका जरूरी नहीं है साइज फिक्स्ड हो। तो जो पी बार है बेसिकली दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन डिफेक्टिव। P bar is fraction defective, which is given by P bar is equal to total number of defectives in all the samples। जैसे सपोज करो मैंने भी एग्जांपल लिया था कि पहले सैंपल के अंदर सपोज करो 10 हमने आइटम सेलेक्ट किए हैं, दूसरे के अंदर सपोज करो हमने 12 लिए हैं, फिर 8 है, देन 15। सपोज करो उसके अंदर 2 डिफेक्टिव हैं, इसके अंदर 1 डिफेक्टिव है, या 3 डिफेक्टिव है, या 4 डिफेक्टिव है। तो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन ऑल द सैंपल्स, सो दिस इज पी बार रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स items in all samples divided by total number of item inspected।
अगर मैं इसको मान लूँ, जैसे सपोज करो टोटल डिफेक्टिव हमारे डी मान लूँ और इसको मान लूँ टोटल सैंपल हमारे एन हम मान लें, या साइज को हमने यहाँ पे सपोज करो यू से मान लिया टोटल, तो हम सारी क्वांटिटीज का सम कर देंगे, समेशन यू आई, ये हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आइटम इंस्पेक्टेड, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इंस्पेक्टेड इन ऑल सैंपल्स। जैसे इस केस में अगर हम बात करें तो ये हमारा जाएगा दिस इज 20, 30, 40, 45 आइटम्स। और अगर यहाँ पे हम समेशन डी की बात करें, टोटल डिफेक्टिव्स इन ऑल द आइटम, तो दिस विल बिकम 10 आइटम्स। तो यहाँ पे अगर हम फ्रैक्शन डिफेक्टिव की बात करें, पी बार इस केस में एग्जाम्पल में बात करें, तो दिस इज 10/45, और ये हमें बेसिकली दिख रहा है कि पर आइटम कितने डिफेक्टिव्स हैं अगर हम बात करें इसकी, तो दिस इज गिवन बाय दिस इज पी बार। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये आती है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर हमारा कोई प्रोडक्शन चल रहा है और प्रोडक्शन के अंदर अगर कोई डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, एंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, बेसिकली प्रॉपर्टी तो नहीं है, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन ये भी है कि किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे के सारे आइटम्स एक डिस्ट्रीब्यूशन को, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम पी चार्ट बनाएंगे, तो पी चार्ट के अंदर हमें मीन चाहिए होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होगा, तो कैसे निकालेंगे? दिस इज the statistical theory of binomial distribution is used to construct P chart. To construct this P chart. So according to this theory, standard deviation of samples is given by sigma p is equal to under root p bar 1 minus p bar divided by n। बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है दिस इज एन पी, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिस इज मीन बेसिकली, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट एन पी क्यू। पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड क्यू इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस पी, सो दिस इज एन पी 1 माइनस पी। तो ये तो पूरी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। जब हम बात करेंगे सैंपल के केस में, तो उस केस में इसको डिवाइडेड बाई एन करेंगे तो अल्टीमेटली वी विल गेट दिस फॉर्मूला। सो अब बात करते हैं हमारी कंट्रोल लाइन्स के बारे में, कंट्रोल लिमिट्स के बारे में वी कैन से। सो द कंट्रोल लिमिट्स फॉर पी चार्ट, thus the control limits for PR chart are, सबसे बड़ी जो सबसे लाइन होती है दैट इज CL। CL इज नथिंग बट P बार। दूसरी हम बात करते हैं UCL। UCL इज बेसिकली P बार प्लस 3 सिग्मा P, दैट इज P बार प्लस 3 अंडर रूट P बार 1 माइनस P बार डिवाइडेड बाई N। और हम अगर LCL की बात करें दैट कम्स आउट टू बी P बार माइनस 3 सिग्मा P, दैट इज P बार माइनस 3 अंडर रूट P बार 1 माइनस P बार डिवाइडेड बाई 3।
और हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब कभी भी LCL की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो हम उसको जीरो कंसीडर करते हैं. सेम हियर, इफ LCL कम्स आउट टू बी जीरो वी विल कंसीडर इट एज ए if it comes out to be negative we will consider it as a zero. So now second chart is NP chart. NP chart कब यूज करते हैं? NP chart हम यूज करते हैं जब हमारा सैंपल साइज फिक्स्ड हो. So generally used when sample size is fixed. तो NP चार्ट और P चार्ट में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमारे को नंबर ऑफ हर एक जो नंबर ऑफ आइटम्स है हर एक सैंपल के अंदर वो फिक्स्ड है. तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल चार्ट ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स भी बोलते हैं इसको. दिस इज कॉल्ड कंट्रोल चार्ट फॉर नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स. तो इसमें क्या होता है? इसके अंदर जो हम वैल्यू निकालेंगे पी बार तो सेम है, यहाँ पे भी पी बार की जरूरत तो पड़ेगी हमारे को. तो यहाँ पर हम वैल्यू निकालने वाले हैं NP बार की. NP बार. उससे पहले अगर आप एक चीज यहाँ पे देखना चाहें, या चलो मैं इसको यहीं पे समझाता हूँ. NP बार यहाँ पे अगर हम बात करें, दिस इज टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स ऑफ ऑल सैंपल्स divided by total number of samples divided by number of samples inspected. डिफरेंस क्या है पी चार्ट और NP चार्ट के अंदर? अगर हम इस N को इस P से मल्टीप्लाई करें, यानी P से यहाँ से राइट हैंड साइड में ले आए, नहीं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये P चार्ट यानी P बार की वैल्यू हो जाएगी. नंबर ऑफ सैंपल्स इंस्पेक्टेड मल्टीप्लाई बाई N. N यहाँ फिक्स्ड है. N इज द सैंपल साइज. N इज सैंपल साइज जो कि फिक्स्ड है, यानी नंबर ऑफ सैंपल्स इंस्पेक्टेड मल्टीप्लाइड बाई एक सैंपल के अंदर कितने आइटम है, तो अल्टीमेटली टोटल बन जाएगा. टोटल कितने आइटम इंस्पेक्ट किए हमने, तो वो सेम चीज है यहाँ पे P बार और NP बार में. तो बेसिकली NP बार यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि पर सैंपल कितने डिफेक्टिव हैं, पर सैंपल कितने डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं. और यहाँ पर हम बात करें तो P बार हमारे को बता रहा है कि पर आइटम कितने डिफेक्टिव हैं, यानी कि यहाँ पर आइटम एक यूनिट है और यहाँ एक सैंपल यूनिट है, बस ये डिफरेंस है. तो यहाँ पे भी अगर हम कंट्रोल लिमिट्स की बात करें, अगेन यहाँ पे भी हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज होता है. सो 10 कंट्रोल लिमिट्स फॉर NP चार्ट. पहली CL कंट्रोल लिमिट यानी सेंट्रल लाइन NP बार. दूसरी वैल्यू हो जाएगी हमारी, दिस इज UCL. UCL इज इक्वल टू NP बार प्लस 3 सिग्मा NP. अब सिग्मा NP क्या है? तो यहाँ पे सिग्मा NP इज N इंटू सिग्मा P है. तो N इंटू सिग्मा P बार की वैल्यू हमने निकाली थी, दिस इज P बार 1 माइनस P बार डिवाइडेड बाई N. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी विल गेट NP बार 1 minus P bar. This is the value of sigma NP bar. So once you put this value here, so we will get NP bar plus 3 under root NP bar 1 minus P bar, and third one is LCL is equal to NP bar minus 3 sigma NP is equal to NP bar minus 3
अंडर रूट एन पी बार 1 माइनस पी बार। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि पी बार की वैल्यू हमें एन पी बार जो एन पी चार्ट बनाएंगे उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एन पता है, यहाँ पे पी बार की ज़रूरत पड़ेगी, तो पी बार तो हमें यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा और पी बार हमें पी चार्ट में भी निकालना है ही है। और थर्ड चार्ट जो हमारा था दैट इज सी चार्ट, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल चार्ट फॉर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। कंट्रोल चार्ट फॉर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। ओके, सो व्हाट दिस सी चार्ट मीन्स बेसिकली, ये सी चार्ट हम क्यों बनाते हैं? जैसे हमारे सपोज करो कोई प्रोडक्शन लाइन में कोई प्रोडक्शन चल रहा है, अगेन आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, सपोज करो बल्ब बनाने की फैक्ट्री है और कन्वेंशनल बल्ब है जो पुराने वाले होते थे, एलईडी बल्ब नहीं है, कन्वेंशनल बल्ब बनाने की फैक्ट्री, हम बल्ब का प्रोडक्शन हो रहा है और दिन भर के अंदर सपोज करो हमने इंस्पेक्शन किया और इंस्पेक्शन में हमारे 100 बल्ब्स थे जो हमारे डिफेक्टिव थे। तो हम इन डिफेक्टिव बल्ब्स का भी इंस्पेक्शन करते हैं और ये देखते हैं कि जो बल्ब के अंदर डिफेक्ट्स आ रहे हैं वो डिफेक्ट्स कितने हैं और किस तरह के डिफेक्ट्स हैं। तो सपोज करो हमने इसका जब इंस्पेक्शन किया तो जो हमें आइडिया मिला, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली वो किस तरह से थी। आई एम जस्ट एज्यूमिंग दैट कि सपोज करो इसके अंदर हमारे 50 बल्ब्स ऐसे थे जिनके अंदर 1 डिफेक्ट था, ओनली 1 डिफेक्ट। 1 डिफेक्ट का मतलब है हो सकता है कि उनमें गैस सही से ना भरी गई हो, या टंगस्टन का जो वायर लगाया है फिलामेंट वो सही से ना लगा हो, या सोल्डिंग सही से नहीं लगी हो, या उसको सही से हमने फिक्स ना किया हो। तो वो सारे के सारे एक फॉल्ट था, कोई सा इन सारे फॉल्टों में से कोई एक फॉल्ट था उसके अंदर। नेक्स्ट हमारे को 20 ऐसे मिले जिनके अंदर 2 डिफेक्ट्स थे। 2 डिफेक्ट्स का मतलब या तो गैस सही से नहीं भरी गई, सोल्डिंग सही से नहीं हुई, या वायर सही से फिलामेंट जो था वो सही से नहीं लग पाया, जो एलिमेंट वायर जो होता है, या कुछ भी 2 डिफेक्ट्स थे। और हमारे जो रेस्ट 30 आइटम्स ऐसे थे जिनके अंदर 3 डिफेक्ट्स थे। एंड दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न कि 100 डिफेक्टेड में से 30 पीस ऐसे निकले हैं जिसके अंदर 3 डिफेक्ट हो रहे हैं। दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। अगर आप इन जनरल भी सोचो तो भी ये नंबर बहुत लार्ज नंबर है एज ए लेमैन, कि यार इतना डिफेक्ट क्यों हो रहा है कि 30 आइटम हमारे ऐसे निकले हैं जिनमें 3 डिफेक्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है समथिंग इज वेरी सीरियस। ओवरऑल प्रोडक्शन तो ठीक है, कंट्रोल में हो सकता है प्रोसेस, लेकिन नंबर ऑफ डिफेक्ट्स के ऊपर भी हमारी थ्योरी लगती है कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स भी किसी डिफेक्टिव के अंदर एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आ रहे हैं वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हमारे लिए। तो जब नंबर ऑफ डिफेक्ट्स की बात करें तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, कि अगर कोई हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के अंदर हमारे डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उन डिफेक्टिव आइटम्स के अंदर जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स होंगे वो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि मीन और वेरिएंस दोनों बराबर होता है इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। This is the property. Mean is equal to variance in Poisson distribution. So number of defects in items follows Poisson distribution. करेक्ट। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये थ्योरी है, यानी जो हम इसमें थ्योरी लगा रहे हैं स्टैटिस्टिकल थ्योरी, वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर हमें सिग्मा की वैल्यू निकालनी पड़े तो क्या होगी, वी कैन गेट इट। तो उससे पहले हम सी बार निकालते हैं। वी कैलकुलेट सी बार। सी बार इज द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन ऑल द सैंपल्स, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स in all the samples divided by total number of samples inspected.
टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इंस्पेक्टेड। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा सैंपल का साइज फिक्स नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आइटम इंस्पेक्टेड। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी हमारे सैंपल साइज फिक्स्ड है। अगर फिक्स नहीं है तो वी कैन चेंज। तो उस केस में जो हमारी वैल्यूज हैं दैट वैल्यूज विल बिकम, सो 10 कंट्रोल लिमिट्स फॉर C chart is given by CL is equal to C bar। फिर आती है UCL, दिस इज C bar plus 3 sigma C, that is C bar plus 3 अंडर रूट ऑफ C bar। जैसे अभी मैंने बताया कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन और वेरिएंस इक्वल होता है। तो अगर मीन हमारा C बार है, दिस इज मीन, तो C बार इसका वेरिएंस होगा। तो अंडर रूट C बार इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे दिस इज बेसिकली दिस इज मीन कह सकते हो आप X बार, दिस इज सिग्मा स्क्वायर एंड दिस इज सिग्मा। इस तरह से LCL की जो वैल्यू होगी दैट इज C बार माइनस 3 सिग्मा C इक्वल टू C बार माइनस 3 अंडर रूट C बार। तो यहाँ पे भी हम कंट्रोल लिमिट्स बना लेते हैं, मतलब निकाल लेंगे। उसके बाद कंट्रोल चार्ट्स बनाएंगे, जैसे यूजुअल हमने कंट्रोल चार्ट X चार्ट और R चार्ट में बनाया था। और हर एक सैंपल के अंदर जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं या डिफेक्टिव्स हैं, उन डिफेक्टिव्स या डिफेक्ट्स को हम चार्ट पे प्लॉट करते हैं एज यूजुअल। और हमारी फाइंडिंग्स क्या होंगी, एज यूजुअल हमने किया था वैसे ही करेंगे। कंट्रोल लिमिट्स कैसे निकालते हैं हमने फाइंड कर लिया। तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्लम्स। थैंक यू।